गरीब का जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रिधिमा और विनीता नाम की दो देवरानी और जेठानी रहती थी। रिधिमा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने मन में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी और वहीं विनीता रिधिमा के सामने तो बहुत अच्छे से पेश आती थी, पर उसके पीठ पीछे वह रिधिमा से बहुत चिढ़ती थी। रिधिमा की एक बेटी थी। रिधिमा ने उसका नाम सोनाली रखा था। सोनाली बहुत ही सुंदर थी। रिधिमा का पति अक्सर काम के सिलसिले में विदेश में ही रहा करता था। ऐसे ही एक दिन सोनाली अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है, पापा बहुत दिन हो गए हैं, आप गांव नहीं आते हो मुझसे मिलने के लिए। मुझे आपकी बहुत याद आती है, पर लगता है आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर दिनेश बोलता है, सॉरी बेटा, काफी दिनों से मैं काम में फंसा हुआ था। अगले हफ्ते जरूर आऊंगा घर तुमसे मिलने के लिए। यह सुनकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा से बोलती है, और पापा आते हुए मेरे लिए तोहफे भी लाना, मुझे एक बहुत बड़ी गुड़िया चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड़िया लाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब दिनेश घर आ रहा होता है तो एक दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। दिनेश के गुजर जाने के बाद विनीता रिधिमा और उसकी बेटी सोनाली को घर से निकाल देती है और उनके सारे जायदाद पर कब्जा कर लेती है। चल निकल जा यहाँ से, तेरा इस घर में अब कोई नहीं रहता, समझी। फिर रिधिमा बोलती है, दीदी प्लीज आप ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। हमारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना आपका है, और वैसे भी यह घर तो सोनाली के पिता ने ही बनवाया था। आप कृपया करके हमारे घर से हमें ना निकालें। जिसने यह घर बनाया था वह अब खुद यहाँ नहीं है, तो तुम निकल जाओ इस घर से। विनीता उन दोनों माँ बेटियों को घर से निकाल देती है। अब दोनों माँ बेटी एकदम बेसहारा हो गई थी। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह दर दर भूखे प्यासे भटक रहे थे। वह दोनों बहुत दिनों तक ऐसे ही भटकती हैं। फिर एक दिन रिधिमा को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बोलती है, लगता है शायद यहाँ कोई रहता है, हमें यहाँ जाकर मदद मांगनी चाहिए, शायद हमारी कोई मदद कर दे। फिर रिधिमा उस झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाती है, कोई है इस झोपड़ी में, हमारी मदद करो, कोई है। फिर सोनाली रिधिमा से बोलती है, माँ क्यों ना मैं खिड़की से झांक कर देखती हूँ, शायद कोई हो ही ना घर में। फिर रिधिमा बोलती है, हाँ ठीक है, तुम देख कर आओ। फिर सोनाली जाकर देखती है तो उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी होती है। फिर सोनाली घबरा कर अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो, कोई अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। जब रिधिमा अंदर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत बेहोश होकर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर रिधिमा घबरा जाती है और भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और बोलती है, माई आप ठीक तो हो ना, माई आंखें खोलो। फिर रिधिमा सोनाली से बोलती है, बेटा सोनाली जाओ, जाकर देखो घर में कहीं पानी होगा। फिर सोनाली इधर उधर देखती है, पर उसे कोई पानी नहीं मिलता, बस एक मटका होता है जो खाली था। सोनाली अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, मैं पानी कहाँ से दूँ। फिर रिधिमा बोलती है, जाओ जाकर बाहर देखो, शायद कुछ पीने को मिल जाए। फिर रिधिमा बाहर जाकर देखती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है, पर वह पानी किसमें लेकर जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। अरे अब मैं पानी किसमें भर के लेके जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसने उस माई के घर में एक खाली मटका देखा था। फिर वह बोलती है, अरे हाँ याद आया, माई के घर में एक खाली मटका है, मैं ऐसा करती हूँ उसे यहाँ ले आती हूँ, उसमें पानी भर के लेकर जाऊंगी। फिर सोनाली घर जाकर वह मटका ले आती है और उसमें पानी भर कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह उस मटके में से एक गिलास पानी भरकर अपनी माँ को देती है। फिर रिधिमा उस पानी को उस बूढ़ी औरत के ऊपर छिड़कती है, जिससे वह बूढ़ी औरत जाग जाती है, पर वह बूढ़ी औरत अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। फिर रिधिमा उनके घर में खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है।
फिर कुछ समय के बाद वह बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है और वह रिधिमा से बोलती है, बेटा शुक्रिया कि तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। पर माई, आप इस तरह बेहोश कैसे हो गई थी? फिर वह औरत बोलती है, बेटा अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। मैं अपने लिए खाना भी नहीं बना पा रही थी और ना खाने की वजह से मैं बेहोश होकर गिर गई थी। पर बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? फिर रिधिमा बोलती है, माई, मेरे पति के गुजर जाने के बाद मेरी जेठानी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। तो मैं अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटक रही थी तो मुझे आपका ये घर दिखा, जिसे देखकर मैं यहाँ आपके पास मदद मांगने आई थी। पर आने के बाद मैंने देखा कि आप बेहोश होकर गिरी हुई थी। रिधिमा की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, मेरे घर में बहुत अनाज पड़े हैं, तुम चाहो तो अपने लिए खाना बनाकर खा सकती हो। फिर रिधिमा वहाँ खाना बना लेती है और दोनों माँ बेटी खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद वह बोलती है, अच्छा माई, अब हम चलते हैं, आपका बहुत आभार कि आपने हमें खाना खिलाया। फिर रिधिमा जा ही रही होती है तो वह औरत बोलती है, बेटी क्या तुम मेरी एक और मदद करोगी? फिर रिधिमा बोलती है, हाँ माई, बोलो क्या काम है? बेटा मैं यहाँ खेती करती हूँ, पर कुछ महीनों से मैं अपने खेत में नहीं जा पा रही थी। अब तो वह फसल भी खराब हो गई होगी। बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगी कि मैं दोबारा अपनी फसल लगा सकूं? यह काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, तुम्हारी मदद से मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लूंगी। फिर रिधिमा बोलती है, ठीक है माई, हम आपकी मदद करेंगे। फिर रिधिमा और सोनाली दोनों मिलकर उस औरत के साथ खेती करने में उनकी मदद करते हैं और कुछ महीनों के बाद वह फसल तैयार हो जाती है। फिर रिधिमा उस माई से जाकर बोलती है, माई अब तो आपकी फसल तैयार हो गई है, अब हम चलते हैं। रिधिमा जैसे ही यह बात बोलती है तो वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। फिर वह परी बोलती है, रिधिमा मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और रिधिमा तुम सच में एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, तुमने बिना कोई लालच और बिना कोई स्वार्थ के मेरी मदद करी और बिना कोई स्वार्थ के मेरी इतने महीनों तक मदद करी। इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर एक जादुई मटका देती हूँ। तुम इस मटके से जो चाहे वह मांग सकती हो, पर याद रहे और इसका कभी दूसरों के बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी, नहीं तो यह मटका जितना तुम दूसरों के लिए बुरा मांगोगी उससे ज्यादा तुम्हारा बुरा करेगा। फिर रिधिमा बोलती है, ठीक है परी, मैं इसे कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगी। फिर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रिधिमा अपनी बेटी सोनाली के साथ उस मटके को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर वह उस मटके से बोलती है, हे मटके, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप हमारे लिए एक घर बना सकते हो? रिधिमा के इतना बोलते ही वह जादुई मटका एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर वह दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वह दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं। और रिधिमा उस मटके की वजह से हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी थी। जब भी किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह उसकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर एक दिन एक औरत विनीता के पास जाती है और बोलती है, अरे विनीता, तू अभी तक इस छोटे से घर में ही रह रही है? यह बात सुनकर विनीता को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, क्या बोला? मेरा घर, वो भी छोटा? अरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा घर किसी का भी नहीं है, समझी? फिर वह औरत बोलती है, अरे वह तो पुरानी बात है, लगता है तुमने रिधिमा का घर नहीं देखा है, तभी तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अरे तुम किस बेघर की बात कर रही हो? उसे तो मैंने खुद इस घर से निकाला है और उसके पास कहाँ से घर आने वाला है? वह तो खुद सड़क पर सोती होगी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी है, मुझे नहीं। अरे विनीता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं जाकर देख लेती हो?
हमारे गांव के पुलिया के पास उसने अपना बहुत बड़ा घर बनाया है और तो और वह दूसरे लोगों की मदद भी करती है। अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वह उसकी जरूर मदद करती है। पूरे गांव में तो उसकी चर्चा हो रही है। भला तुम कौन सी दुनिया में रहती हो जो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। फिर विनीता सोचती है, अरे वो कहाँ इतनी अमीर होने वाली है, उसे तो मैंने घर से निकाल दिया था। भला उसके पास इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है। ये औरत भी ना कुछ भी बोल रही है। मुझे वहाँ जाकर पता करना होगा कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर विनीता वहाँ जाती है तो वह रिधिमा को देखकर चौंक जाती है और वह बोलती है, अरे ये तो सच में रिधिमा है, पर ये इतनी अमीर कैसे हो गई है। और इसे तो देखो, लोगों में पैसे भी बांट रही है। इसका तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वह इतने सारे पैसे ला कहाँ से रही है। फिर विनीता रिधिमा पे नजर रखने लगती है और फिर वह एक दिन उसे मटके से कुछ मांगते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वह बोलती है, अच्छा अब पता चला कि ये इतनी अमीर कैसे हो गई है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मटका मेरा हो जाए। क्यों ना मैं इसको अपने घर बुलाती हूँ और फिर ये जब मेरे घर आएगी तो मैं चुपके से यहाँ आकर इस मटके को चुरा लूंगी। फिर विनीता अगले दिन रिधिमा के पास जाती है और बोलती है, रिधिमा मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तुम्हें घर से निकाल दिया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। फिर रिधिमा बोलती है, दीदी आप माफी मत मांगो, मैं आपको माफ करती हूँ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ आप उसे भूल जाओ। फिर विनीता बोलती है, रिधिमा मैं जानती हूँ कि यह बोलना सही नहीं होगा, पर क्या तुम हमारे साथ उस घर में पहले की तरह रह सकती हो। अगर तुम उस घर में आओगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है दीदी, अगर आप यह चाह रही हो तो हम आपके साथ ही चलते हैं। फिर रिधिमा सोनाली के साथ अपने पुराने घर चली जाती है। फिर एक दिन विनीता मौका देखकर रिधिमा के घर जाती है और उस जादुई मटके को उठा लेती है और उस जादुई मटके को बोलती है, मटके मटके चल मुझे तू दुनिया की सबसे बड़े घर में ले चल और जहाँ सबसे ज्यादा धन दौलत हो, जहाँ जाकर मैं सबसे अमीर बन जाऊँ। फिर वह मटका उसे एक बहुत ही पुराने घर में पहुंचा देता है, जहां पर एकदम फटे हाल में वह पहुंच जाती है। अपने आप को इस हालत में देखकर विनीता गुस्सा हो जाती है और उस मटके पे भड़क पड़ती है। अरे मटका, तू ये मुझे कहाँ ले आया। मैंने तुझे अपने आप को सबसे अमीर जगह ले जाने के लिए बोला था और तू मुझे इस खंडर सी जगह में ले आया है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, सबको पैसे बांटता फिरता है और मेरे से बचा हुआ भी छीन लिया। फिर वह मटका बोलता है, लालची औरत, तूने इतना तो जान लिया कि इस मटके से जो मांगो वो मिल जाएगा, पर तूने ये जानना भूल गई इस मटके से वही कुछ मांग सकता है जिसका मन साफ हो और अपने स्वार्थ के बारे में ही ना सोचता हो और दूसरों की भलाई के लिए भी सोचे। पर तुम तो धन के लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भला क्या है और बुरा क्या है, और तुम अपने काले मन की वजह से तुम इस काले जगह पे आई हो। अब भुगतो अपनी जिंदगी यहीं पे, यही तुम्हारे लालच का सजा है। न बोलकर वह मटका वहाँ से गायब हो जाता है। फिर विनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि वह अपने पूरे जीवन लालच करती रही, जिसका उसे यह फल मिला है। जादुई सैंडल का घर। एक बार की बात है, प्रिया और सुहानी नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। वह दोनों अपनी बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह की बात है, उनकी माँ उन्हें खाने के लिए आवाज लगाती है, प्रिया, सुहानी, चलो आ जाओ नीचे, नाश्ता कर लो। फिर वह दोनों नीचे नाश्ता करने आती हैं। तभी प्रिया अपने पापा से बोलती है, पापा बहुत दिन हो गए हैं, हम पिकनिक मनाने नहीं गए हैं। सुहानी भी साथ में बोलती है, हाँ हाँ पापा, दीदी सही बोल रही है, चलो ना किसी अच्छे जगह चलते हैं। फिर उनके पापा बोलते हैं, ठीक है, अगले संडे हम हिल स्टेशन चलेंगे। यह सुनकर उनकी माँ बोलती है,
अरे नहीं नहीं, हिल स्टेशन छोड़कर कहीं भी चल लो, पर वहाँ नहीं जाना। कितनी ठंड होती है वहाँ पर, वह बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। फिर प्रिया बोलती है, अरे माँ चलो ना, वहाँ मजा आएगा, हम वहाँ पर स्केटिंग भी कर सकते हैं, चलो ना प्लीज। फिर उनकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं वहाँ। फिर वह दोनों यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उनके पापा बोलते हैं, ठीक है, फिर मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और संडे का दिन आ जाता है। वह दोनों तो सुबह सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती है जाने के लिए। फिर सुहानी बोलती है, माँ चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। तभी उनकी माँ बोलती है, अभी टाइम है। जरा देखो इन दोनों को, स्कूल जाने के नाम पे तो उठा ही नहीं जाता इनसे, और अभी देखो घूमने के नाम से सबसे पहले तैयार होकर बैठी हुई हैं दोनों। यह सुनकर फिर वह सब हंसने लगते हैं। उनके पापा बोलते हैं, चलो चलो अब चलते हैं। फिर वह सब हिल स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। हिल स्टेशन पहुंचकर वह सब बहुत मजे करते हैं, खेलते हैं और स्केटिंग भी करते हैं। उनकी माँ जब स्केटिंग कर रही होती है तो उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। उनके माँ के मृत्यु के बाद उनके पिता अपने आप को ही दोषी मानते हैं और इसी गम में वह बहुत शराब पीने लगते हैं। यह सब देख उनकी बेटियां भी उनके पास आ जाती हैं। तभी प्रिया बोलती है, पापा आजकल आप बहुत ज्यादा शराब पीने लगे हो, आपको पता है ना ये कितना ज्यादा हानिकारक होता है, इसके कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पर मुकेश अपनी बेटियों की बातों को अनसुना कर और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। कुछ दिनों के बाद मुकेश अपनी पत्नी के गम में और भी ज्यादा शराब पीने लगता है, जिसके कारण उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रिया और सुहानी दोनों अनाथ हो जाती हैं। फिर वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। ऐसे ही एक दिन उनके चाचा राजेश अपनी पत्नी रेखा के साथ उनसे मिलने आते हैं। फिर उनके चाचा उनसे बोलते हैं, बेटी तुम दोनों अकेले यहाँ क्यों रह रही हो? चलो तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर में रहना, हम भी तुम्हारे माता पिता जैसे ही हैं। फिर प्रिया बोलती है, चाचा जी हम आपके साथ नहीं चल सकते, इस घर से हमारे माँ पापा की यादें जुड़ी हुई हैं, हमें उनकी ज्यादा कमी महसूस नहीं होती। फिर उनके चाचा बोलते हैं, पर बेटी तुम दोनों अकेले यहाँ कैसे रहोगी? चलो हमारे साथ, तुम्हें देखकर जूही और मीना वो भी खुश होंगी। नहीं चाचा जी हम नहीं चल सकते, अब अगले साल मेरा स्कूल भी खत्म हो जाएगा तो मैं पापा का बिजनेस संभाल लूंगी। अब मुझे अपनी घर की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना है और सुहानी अभी छोटी है, उसका भी ख्याल रखना है। हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे चाचा जी। अच्छा ठीक है बेटा, अगर कभी भी तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, और हाँ मैं अक्सर तुमसे मिलने आता रहूंगा। चलो बेटा तो अब हम चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी चाची रेखा बस उनके घर को ही निहारी जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अरे बाप रे, इनका घर कितना बड़ा है, एकदम महल जैसा लग रहा है। काश ये घर मेरा होता तो कितना अच्छा होता। तभी राजेश रेखा से बोलता है, अरे रेखा क्या हुआ, किस ख्यालों में डूबी हुई हो? अरे कुछ नहीं जी, बस मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। अरे रेखा बच्चे अब बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं। फिर राजेश और रेखा वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पहुंचकर रेखा राजेश से बोलती है, सुनिए जी, तुम्हारे भाई का तो बहुत ही बड़ा घर है, वे कितने अमीर थे, क्यों ना हम उनका घर ले ले। ये सुनकर राजेश गुस्से से बोलता है, रेखा तुम क्या पागल हो चुकी हो? एक तो उन बच्चों के ऊपर माता पिता का हाथ नहीं रहा और तुम उनका छत भी छीनना चाहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जरा सा भी? इसमें शर्म की क्या बात है, मैं कौन सा उन दोनों को घर से निकाल रही हूँ। बस मैं तो चाह रही हूँ कि उनका घर हमारे नाम हो जाए, फिर वह दोनों भी वहाँ रह लेंगी। जो तुम सोच रही हो ये बहुत गलत है।
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, भला तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? तुम्हें तो गरीबी में रहने की आदत जो है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए जिंदगी भर, और मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो सुनना नहीं है तुम्हें। अरे अपने भाई को जरा देखो, वह कितना अमीर था, और एक तुम हो जिसने पूरी जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर राजेश भी अपनी बीवी के बातों में आ जाता है और फिर वह धोखे से अपने भाई की सारी जायदाद हड़प लेता है और उस घर का मालिक बन जाता है। और कुछ दिनों बाद रेखा भी प्रिया और सुहानी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और अब वह दोनों एकदम बेसहारा हो गई थी। अब तो उनके पास ना कुछ खाने को था और ना ही कहीं रहने की कोई जगह थी। उन दोनों ने बहुत लोगों से मदद मांगी पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वह दोनों भूखे प्यासे इधर उधर 3 दिनों तक भटकती रहीं। अब सुहानी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वह प्रिया से बोलती है, दीदी अब मुझसे जरा सा भी चला नहीं जा रहा। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची चलने के लिए। मैं और नहीं चल सकती, मुझे माफ कर दो। फिर प्रिया बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जाकर कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर प्रिया सुहानी को वहाँ बैठा कर चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक ढाबा देखती है। फिर वह ढाबे वाले के पास जाकर बोलती है, अंकल अंकल, मेरी बहन ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? बदले में मैं आपकी दुकान में कोई भी काम कर सकती हूँ। फिर ढाबा वाला बोलता है, बेटा मैं तो ढाबा बंद कर रहा हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, बस 1 प्लेट खाना बचा है, ये लो तुम ये ले लो। फिर प्रिया ढाबे वाले को धन्यवाद बोलकर वह खाने की थाली ले लेती है। फिर प्रिया वह खाने की थाली लेकर अपनी बहन के पास जाती है और बोलती है, ये लो सुहानी, खाना खा लो। फिर सुहानी जैसे ही खाना खा रही होती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और बोलती है, बेटा मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? फिर प्रिया बोलती है, माई मेरी बहन ने भी 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, आप ऐसा करिए, आप इसमें से आधा खाना खा लीजिए। फिर सुहानी बोलती है, नहीं माई आप ये लीजिए, आप ये पूरा ही खाना खा लीजिए, मैं बाद में कभी खा लूंगी। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अरे नहीं बेटा, तुम भी खा लो, तुमने भी तो नहीं खाया है, मैं थोड़ा सा ही खा लूंगी। फिर सुहानी बोलती है, अरे माई आप खा लीजिए, हमने तो सिर्फ 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, पर आप ज्यादा दिनों से भूखी है, आपको इस खाने की ज्यादा जरूरत है, आप ही इसे खा लीजिए। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और वह बोलती है, प्रिया सुहानी, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम दोनों सच में कितनी अच्छी लड़की हो। तुमने बिना अपने स्वार्थ का सोचे मेरी मदद करी, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुई। तो बताओ तुम दोनों यहाँ ऐसे बेसहारा क्यों घूम रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? फिर प्रिया परी से बोलती है, परी हमारे चाचा चाची ने हमसे धोखे से हमारा जायदाद हड़प लिया और हमें घर से धक्के मार के भी निकाल दिया, जिसके कारण हमारे पास ना कोई रहने की जगह है और ना ही कुछ खाने के लिए। हम दोनों 3 दिनों से ऐसे ही भूखे प्यासे भटक रहे हैं, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। यह सुनकर जादुई परी बोलती है, प्रिया मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल देती हूँ, तुम इस सैंडल को जहाँ भी रखोगी यह एक बहुत ही सुंदर सैंडल के घर में बदल जाएगा और उस घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होगी और तुम दोनों उस घर से जो भी चाहो वह मांग सकती हो। फिर वह परी प्रिया को सैंडल देकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रिया उसे ले जाकर एक अच्छे से जगह पर रख देती है। फिर वह सैंडल एक सुंदर से जादुई बड़े घर में बदल जाता है। उसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाती हैं।
फिर वह दोनों उस घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि घर में खूब सारे धन दौलत भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। क्योंकि वह दोनों ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए वह उस घर से सबसे पहले खाने के लिए मांगती है, हे जादुई घर, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। फिर वह जादुई घर उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने प्रकट कर देता है। फिर वह दोनों पेट भरकर खाना खाती है और उसी घर में खुशी खुशी रहती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।